अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। और न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में हमने बोला 4 चीजों से न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसके बारे में आपको पढ़ा दिया हमने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज यहाँ पे भरी होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होंगी उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज भरा होता है, इसे ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियर सेप, न्यूक्लियर सेप कह सकते हैं न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी यहाँ पर भरा हुआ होगा उस सभी के सभी चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीजें यहाँ पर भरी होंगी उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं, न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड हो सकता है, ये न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड हो सकते हैं। जिनको पता ना हो इस सब नाम तो अभी आपको आगे 12th में मिलने वाला डिटेल में, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। वैसे अभी आपको बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़ा पढ़ने मिलेगा, ये आगे मिलेगा आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सुन लें बस नाम, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। और क्या हो सकता है आपका, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपी हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, एटीपी, प्रोटीन्स, बहुत तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं। हमने एटीपी का नाम लिखा है, और भी हो सकते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी हो सकता है, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब कोई आपको, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के भाई बंधु भी हो सकते हैं, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, सीटीपी, ऐसे कोई भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है इन सब के अलावा, अंदर में बहुत तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। तो बहुत तरह के मिनरल्स हो सकते हैं, डीएनए आरएनए के एंजाइम्स हो सकते हैं, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बहुत तरह के मिनरल्स हो सकते हैं अंदर में, एंजाइम्स के अलावा मिनरल्स हो सकते हैं। तो ऐसे इतनी सारी चीजें अंदर पे भरी होती हैं, और इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, एक साथ, इन सभी चीजों के साथ बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपी, प्रोटीन, एंजाइम्स, मिनरल्स, इन सभी चीजें जो भी अंदर में भरी हुई होंगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उन सबको एक साथ कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके सबसे मेन क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके क्रोमैटिन नेट जो पढ़ने वाले हैं और न्यूक्लियोलस जो पढ़ने वाले हैं, ये दोनों भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का ही कंपोनेंट है, क्रोमैटिन भी न्यूक्लियोप्लाज्म का कंपोनेंट है, और आपका न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियोप्लाज्म का कंपोनेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज भरा होता है उसे एक साथ न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे क्या क्या भरा होता है आपको मालूम चल गया, यहाँ पर भरा होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम्स, प्रोटीन, बहुत तरह के मिनरल्स, एटीपी, ऐसे बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। यहीं पर क्रोमैटिन भी होते हैं, और यहीं पर आपके क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमैटिन बनाकर दिखाते हैं आपको। क्रोमैटिन कैसा दिखता है, तो क्रोमैटिन ऐसे धागे जैसा लूजली बाइंड, आपका बिखरा हुआ डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, धागा जैसा, और इसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसा, किसने देखा था पहली बार, फ्लेमिंग ने देखा था। क्रोमैटिन कैसा दिखेगा, अलग अलग स्टेज में अलग दिखेगा। अगर हम सेल डिवीजन नहीं हो रहा, सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो सेल कौन से फेज में कहलाती है, सेल 2 फेज में होती है, या तो वो आई फेज में होगी या एम फेज में होगी। हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो आई फेज का पढ़ रहे हैं, जितना भी चीज हमने बता रहे हैं ये सब कुछ आई फेज में दिखता है। आई फेज का मतलब जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा, सेल डिवाइड नहीं हो रही है, सेल डिवीजन एब्सेंट, जब सेल डिवीजन नहीं कर रही है उस टाइम को कहते हैं आई फेज। और जब सेल डिवाइड हो रही होती है उसको बोलते हैं सेल डिवीजन कर रही है, सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगी तो उसे कहेंगे एम फेज में। तो आई फेज की बात कर रहे हैं, जितना भी पढ़ा रहे हैं आई फेज का, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखेगा, क्रोमैटिन दिखेगा, ये सब दिखेगा, न्यूक्लियोलस दिखेगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ रहे हैं आई फेज के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज कहते हैं, फुल फॉर्म है इंटरफेज। इंटरफेज में आपको क्रोमैटिन दिखाई देंगे। क्रोमैटिन कैसे होते हैं, तो क्रोमैटिन आपके लूज होते हैं कि आपके कंडेंस्ड होते हैं, तो लूज होते हैं, लूज होंगे, नेटवर्क की तरफ फैले होंगे। और ये है क्या एक्चुअली में, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। ये कौन सी चीजें बने हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर हैं।
न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर हैं। इस न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर क्या नाम जानते हैं? क्रोमैटिन के नाम जानते हैं हम, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। क्रोमैटिन कुछ और नहीं है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ प्रोटीनस फाइबर होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर, उन्हें ही हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। ये क्रोमैटिन किस चीज के बने होते हैं? क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है? हम आपको बता देते हैं क्रोमैटिन किस चीज के बने होते हैं, देख लेते हैं, साफ कर देते हैं फालतू चीजें। तो क्रोमैटिन किस किस चीजों से मिलकर बने हैं तो देखेंगे, क्रोमैटिन बना होता है आपके डीएनए से, डीएनए होगा, और क्या होगा? आरएनए होगा, और क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, और क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। इतनी चीजें मिलकर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इतनी चीजें मिलकर आपके क्रोमैटिन बनाती है। क्रोमैटिन किसका बना होता है? डीएनए से, आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। इन चार चीजों से मिलकर बनता है आपका क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और यही जब अगर सेल डिवाइड हो रही होगी, आई फेज में क्रोमैटिन दिखेगा, और अगर सेल डिवीजन के समय यही क्रोमैटिन बाद में क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम कुछ और नहीं है। अगर आई फेज में सेल दिखेगी तो आई फेज में हमें क्या दिखाई देंगे? क्रोमैटिन दिखाई देंगे। और वही सेल जैसे ही एम फेज में चली जाएगी, आई फेज की सेल एम फेज में चली जाएगी, सेल डिवीजन करने लगेगी, यही क्रोमैटिन बन जाएंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो आपके बॉडी में होते हैं, वो क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? क्रोमैटिन से ही बनते हैं। क्रोमैटिन के कंडेंसेशन से बनते हैं। क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन के कारण क्रोमैटिन छोटे हो जाएंगे, शेप में छोटे जाएंगे, और एक पर्टिकुलर शेप ले लेंगे, उन्हें हम क्रोमोसोम बोलेंगे। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम अलग अलग नहीं है। तो आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम क्या चीज से बना होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चाहे क्रोमैटिन पूछे या क्रोमोसोम, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना सा है, क्रोमैटिन डिस्पर्स फॉर्म है और क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है। जैसे आपके कपड़े हैं, कपड़े आपने फैला के रख दिए, तो फैले हुए कपड़े दिख रहे हैं तो क्रोमैटिन कहलाएंगे। कपड़ों को अच्छे से घरिया कर एक साथ एक रख दिया कंडेंस्ड फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन बिखरा हुआ है, क्रोमोसोम समेट कर रखा हुआ है। क्रोमैटिन कब दिखेगा? जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहे हैं, तब फैला के कपड़े रखते हैं। जब आपको कहीं जाना होता है तो सूटकेस में या अपने बैग में कपड़ों को जमा कर रखते हैं। तो वैसे ये सेल डिवीजन होना होता है, तब क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है। क्रोमोसोम की गिनती हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जैसे हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। अब बात करें क्रोमैटिन कितने तरह के होते हैं? तो क्रोमैटिन भी दो तरह के होते हैं, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन के टाइप बात करें तो क्रोमैटिन दो तरह का होता है, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। अब यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मिटा दें इसको इधर वाला। हम क्रोमैटिन पढ़ रहे हैं, क्रोमैटिन का जाल है ना, देखते हैं क्रोमैटिन कितने तरह के होते हैं। तो क्रोमैटिन दो तरह के होते हैं, पहला है यू क्रोमैटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन के टाइप हैं। यू क्रोमैटिन जो होता है वो अगर स्टेनिंग किया जाएगा तो क्रोमैटिन बताया स्टेनिंग किसे करते हैं? बेसिक डाई से स्टेनिंग करते हैं, एस्टोकार्मीन से स्टेनिंग करते हैं। तो ये आपका लाइट कलर लेंगे, कौन से रंग के दिखेंगे? लाइट कलर लेंगे, लाइट स्टेन लेंगे। अगर लाइट स्टेन लिए तो यू क्रोमैटिन है, और अगर वो डार्क स्टेन लिए, डार्क दिखने लगे कलर करने के बाद, डार्क स्टेन लिए तो समझ जाना आप वो हेट्रोक्रोमैटिन। तो स्टेनिंग के दौरान आप मालूम कर सकते हैं कि आपके पास यू क्रोमैटिन है या हेट्रोक्रोमैटिन है। यू क्रोमैटिन लाइट कलर लेते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन डार्क कलर के हो जाते हैं। जेनेटिकली कौन ज्यादा एक्टिव है? तो देखिएगा ये लाइट कलर के दिखते हैं, लेकिन जेनेटिकली देखा जाए, जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ये हेट्रोक्रोमैटिन लेस एक्टिव होते हैं। देखिए जेनेटिकली लेस एक्टिव होते हैं, जेनेटिक वाइज देखा जाए ये कम एक्टिव होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन लेस एक्टिव होते हैं, डार्क कलर के होते हैं।
और यूक्रोमेटिन लाइट कलर के होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप की बात करें, तो हेट्रोक्रोमेटिन को फिर दो भाग में बांट दिया गया है, कंस्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। कंस्टिट्यूटिव किसे कहते हैं? जो आपकी सभी सेल में जो क्रोमेटिन पाए जाते हो, सारी सेल में, चाहे कोई भी सेल हो, सारी सेल में और सारी स्टेज में दिखाई देंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हर सेल में होंगे और हर स्टेज में होंगे। और अगर क्रोमेटिन, कोई ऐसा क्रोमेटिन दिखाई देता है जो किसी सम स्टेज में दिखाई दे, सम स्टेज में और सम सेल में दिखाई दे, हर सेल में ना हो, कोई सेल में हो कोई सेल में ना हो, तो अगर कुछ सेल में दिखे, सम सेल में दिखे और सम स्टेज में दिखे, तो उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जांपल है बार बॉडी, BARR बार बॉडी। ये बार बॉडी जो है ये आपका फैकल्टेटिव, कुछ सेल में ही होता है बार बॉडी, सभी में नहीं होता। बार बॉडी कुछ सेल में होता है और कुछ सेल में नहीं होता है। क्या किसमें होता है किसमें नहीं होता, तो देख लेते हैं। आपको पूछा जाए लड़कों में कितना बार बॉडी होगा, लड़कियों में कितना होगा, किसी के शरीर में सुपर मेल में कितना होगा, सुपर फीमेल में कितना होगा, अगर कैलकुलेशन करने को पूछा जाए, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। उसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम गिन लो, -1 कर दो। फॉर्मूला क्या है? बार बॉडी का फॉर्मूला है इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम देखकर उसमें से एक कम कर दो। तो लड़कों के शरीर में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? तो लड़कों के शरीर में देखेंगे हमारे शरीर में कितने, 44 प्लस XY, मतलब कितना एक्स क्रोमोसोम है? सिर्फ एक है। यहाँ पर हमारे शरीर में सिर्फ एक क्रोमोसोम है और -1 कर दो, 1 - 1 = 0। लड़कों के शरीर में बार बॉडी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। लड़कियों के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो लड़कियों कैसे लिखते हैं? 44 प्लस XX, ये लड़की लिखा हुआ है, 2 एक्स क्रोमोसोम है और इसमें से एक माइनस कर दो, 2 में 1 कर दो, एक बार बॉडी। तो लड़कियों के शरीर में बार बॉडी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो लड़कियों के शरीर में एक बार बॉडी होती है, लड़कों के शरीर में नहीं होती। तो लड़कों के शरीर में बार बॉडी नहीं होती। बार बॉडी क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन है। किस तरह का हेट्रोक्रोमेटिन है? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है। कुछ सेल में होता है, कुछ सेल में नहीं होता। तो बार बॉडी अपने कैलकुलेट करना सीख गए। लड़कों में बार बॉडी नहीं होती, याद रखिएगा। कोई पूछे लड़कों में कितनी बार बॉडी, लड़कों में बार बॉडी नहीं होती, लड़कियों में होती है नॉर्मली। और आपको अगर कुछ कंफ्यूजन करके XY में खेले तो आप देखना जितना एक्स होगा उससे एक कम कर देना। 2 एक्स है तो 2x - 1, तो 1 आ जाएगा। अब लास्ट आया न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ना है। हमने क्रोमेटिन पढ़ लिया, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट टॉपिक आया इसका न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर, छोटा सा होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इस डार्क स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। क्या है ये? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं और इसे केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस, केंद्रक की केंद्रिका। तो बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियोलस की सबसे खास बात, इसमें मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती? मेम्ब्रेन लेस होता है। न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एक चार्ट बना लीजिएगा, मेम्ब्रेन किसमें है किसमें नहीं है, कितनी मेम्ब्रेन है, कितनी मेम्ब्रेन, किसमें 1 है, किसमें 2 है, किसमें 3 है। आप ऐसे चार्ट बना लीजिएगा, एक बढ़िया सा चार्ट बन जाएगा सारे सेल चैप्टर का। तो याद रखिए न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होता है। कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। राउंड कलर का, स्फेरिकल शेप का होता है, डार्क कलर का होता है। इसको राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोलस को किस नाम जानते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या बनते हैं? न्यूक्लियोलस से राइबोसोम पैदा होता है, तो राइबोसोम बनाने के काम आता है, इसलिए इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस की गिनती एक सेल में जनरली 1 होती है, लेकिन इसकी गिनती 1 से ज्यादा भी हो सकती है।
जैसे कि प्याज में, ऑनियन में बात करें तो एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। ह्यूमन में बात करें एक सेल के अंदर 5 न्यूक्लियोलस होते हैं हमारे शरीर में। तो आपकी इसी गिनती, आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस गिनती अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकती है। एम्फीबियन की एक सेल में, एक न्यूक्लियस में 2000 न्यूक्लियोलस हो सकते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। तो अलग अलग सेल में इसकी गिनती अलग अलग हो सकती है। न्यूक्लियोलस की गिनती न्यूक्लियोलस की गिनती आपकी अलग अलग होती है। न्यूक्लियोलस आपको सेल डिवीजन के समय में गायब हो जाएंगे, नॉर्मल स्टेज में दिखेंगे नॉर्मली सेल में, लेकिन सेल डिवीजन के समय गायब हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसको प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री क्यों कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, ये बात पे फोकस करते हैं। कैसे ये, सॉरी, राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, कैसे राइबोसोम बनाता है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको देखते हैं डायग्राम को, ध्यान से फोकस करिए, मिटा देते हैं फालतू चीजों को। ये मान लो एक सेल है, ये रही एक सेल, सपोज इतनी बड़ी ये सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ध्यान समझना। सेल के अंदर बाकी साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा, हाँ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, ये राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम। तो सेल में राइबोसोम होंगे और ये राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो राइबोसोम से क्या बनेगा, सभी राइबोसोम के चारों तरफ क्या बनता रहेगा, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम क्या बना रहे होंगे, प्रोटीन बना रहे होंगे। ये देखो बना दिया इन्होंने प्रोटीन। किससे बना ये प्रोटीन, राइबोसोम से। कहां पर बना प्रोटीन, कहां बनता है, साइटोप्लाज्म में बना। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनता रहेगा हमेशा। ये प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में जो बना है, ये प्रोटीन आपके इस वाले रास्ते से होते हुए, कौन से रास्ते से होते हुए, न्यूक्लियर पोर वाले रास्ते से होते हुए ये प्रोटीन अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। और ये प्रोटीन अंदर घुस गया, कहां चला गया, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से होते हुए, पोर कॉम्प्लेक्स को पार करते हुए साइटोप्लाज्म बनने वाला प्रोटीन कहां चला गया, ये आ गया आपके न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर आया और कहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, ये पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूक्लियोलस के पास। तो ये प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में बना है, ये प्रोटीन कहां पहुंच गया, न्यूक्लियोलस के करीब पहुंच गया। न्यूक्लियोलस भी कुछ करता रहेगा। न्यूक्लियोलस क्या करेगा, न्यूक्लियोलस से आपके एक स्पेशल तरह का आरएनए बनता है जिसका नाम है आरआरएनए। ये क्या बन रहा है, आरआरएनए बन रहा है। इसमें आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम से, न्यूक्लियोलस से क्या बनता है, आरआरएनए बनता है। तो यहां बना आरआरएनए, यहां बना प्रोटीन, और ये प्रोटीन अंदर घुस गया और ये प्रोटीन जाकर आरआरएनए के साथ मिक्स हो गया, इन दोनों का मिंगलिंग हो गया और आरआरएनए और प्रोटीन मिक्स हो गए। और आरआरएनए और प्रोटीन मिक्स हो जाएंगे। कौन कौन सी मिक्स हो गई, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ये दो चीजें मिक्स हो गई। और इन दोनों चीजों के मिलने से क्या पैदा होता है, इन दोनों के मिलने से पैदा होता है राइबोसोम। इन दोनों के मिलने से पैदा होता है राइबोसोम। इस तरह यहां पर किसका जन्म हो जाएगा, इन दोनों के मिलने से राइबोसोम का जन्म हो जाएगा। और इस तरह बहुत सारे राइबोसोम यहां बन जाएंगे और ये राइबोसोम फिर इसी छेद से होते हुए बाहर निकल कर आ जाएंगे और यहां बाहर में साइटोप्लाज्म में बहुत सारा राइबोसोम हो जाएगा। समझ में आई बात। राइबोसोम का जन्म कैसे हुआ, फिर समझना, अगर नहीं समझ पाए हो तो। राइबोसोम का जन्म दो चीजों के मिलने से हुआ, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए कहां से आता है, आरएनए आता है न्यूक्लियोलस से और प्रोटीन कहां से आता है, साइटोप्लाज्म से। ध्यान से समझना, एक बार और बनाकर दिखाते हैं। ये रही सेल, ये रही सेल और ये रहा मान लो आपका न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। ध्यान समझना, ये न्यूक्लियस है और यहां पर बन रहा है न्यूक्लियर, वहां पे साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, आरएनए, आपका यहां प्रोटीन बनेगा। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगा। कौन बनाएगा, राइबोसोम ही बनाते हैं। तो राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया और यहां पर अंदर में क्या था, अंदर में आपके है न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियोलस क्या बना लेगा, न्यूक्लियोलस से बनता है आरएनए। कौन सा आरएनए, आरआरएनए।
और ये आरएनए यहां बना, ये प्रोटीन यहां बना, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा, कौन पैदा हो जाएगा, राइबोसोम। ये दोनों मिलेंगे कैसे, दो अलग अलग जगह बने, ये न्यूक्लियस के अंदर बना और ये साइटोप्लाज्म में बना, तो कौन किसके पास आएगा, ये प्रोटीन जाएगा इसके पास। कैसे जाएगा प्रोटीन, इस न्यूक्लियर पोर को पार करते हुए ये प्रोटीन अंदर जाएगा, और ये प्रोटीन अंदर जाएगा, अंदर जाकर ये प्रोटीन किससे मिक्स हो जाएगा, ये प्रोटीन मिक्स हो जाएगा आरएनए से, और दोनों मिक्स होकर क्या बना लेंगे, राइबोसोम जन्म ले लेंगे। और ये राइबोसोम वापस फिर किससे निकल के आएगा, उसी न्यूक्लियर पोर को पार कर कर बाहर आ जाएगा, और ये राइबोसोम बाहर आ गए। कहां से आए, न्यूक्लियर पोर से। इसलिए आपसे कोई पूछे राइबोसोम का जन्म कहां होता है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन जन्म देता है, न्यूक्लियोलस जन्म देता है, कह सकते हो। न्यूक्लियोलस डायरेक्ट राइबोसोम नहीं बना रहा है, लेकिन न्यूक्लियोलस ने आरएनए बनाया और उस आरएनए की वजह से राइबोसोम बना। इसीलिए न्यूक्लियोलस को आरएनए की फैक्ट्री के नाम से, राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस का फंक्शन कोई पूछे तो बहुत सारे फंक्शन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए होता है, तो इनहेरिटेंस करने का मतलब पेरेंट्स से बच्चों में इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसी के थ्रू ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। सारे हमारे बॉडी की जितनी सेल की मेटाबॉलिज्म है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करती है, और हम सब में जो वेरिएशन है वो भी न्यूक्लियस की वजह से है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर बचा है क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में पढ़कर चैप्टर खत्म कर लेंगे। न्यूक्लियस खत्म हो गया आपका, क्रोमोसोम बस थोड़ा सा बताना है, वो भी छोटा सा एक लेक्चर 15-20 मिनट का। इसके साथ चैप्टर आपका सेल चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। थैंक यू।